अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। जो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी से रिलेटेड आपकी अदालत का एक इंटरव्यू है नितिन गडकरी जी का। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत फुल इंटरव्यू। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आईमा के मंच पर आपकी अदालत के खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ ऑडियंस के तौर पर देश के जाने माने उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, और मेरे मेहमान आज वो मंत्री हैं जिन्होंने देश के टैक्स पेयर के पैसे का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया है। प्लीज वेलकम नितिन गडकरी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईमा के इस मंच पर। इससे पहले कि हम इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इल्जाम लगाएं नितिन जी पर, सवाल पूछें, एक नजर नितिन गडकरी के काम पर, उनके पॉलिटिकल करियर। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी के पास शिपिंग और क्लीन गंगा मिशन की जिम्मेदारी भी है। मोदी सरकार में सबसे एक्टिव और सबसे ज्यादा इनोवेटिव अप्रोच वाले नितिन गडकरी के काम की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। नागपुर के किसान परिवार से आए नितिन गडकरी की एक पहचान आरएसएस की लीडरशिप से उनके गहरे संबंधों से बनी है। नितिन गडकरी ने एमकॉम किया, लॉ की डिग्री हासिल की और बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया। एबीवीपी में छात्र नेता और फिर महाराष्ट्र में एमएलसी बनकर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा दी। नितिन गडकरी ने नागपुर का चेहरा बदल दिया। मुंबई में इतने फ्लाईओवर बनवाए कि नितिन गडकरी का नाम फ्लाईओवर मैन पड़ गया। नितिन गडकरी खेती, वाटर मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के भी महारथी हैं। नितिन गडकरी के लिए विरोधी दल के नेता भी कहते हैं कि गडकरी जैसा कोई नहीं। और वाकई में नितिन गडकरी जैसा कोई नहीं। मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनकी सरकार डरती है। नितिन जी, ये मेरा इल्जाम नहीं है। राहुल गांधी रोज कहते हैं ये सरकार मुझसे डरती है। वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ, नीचे देखते हैं, वो दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, मेरी आंख में आंख डालकर नहीं देखते। गले लगाता हूँ, आंख मारता हूँ तो भी हवा नहीं देते। देखो, आप जैसे जब कह रहे थे कि हम डरते हैं तो लोगों ने हंसने की शुरुआत कर दी। मोदी जी और हम किसी को डरते नहीं। हम बहुत संघर्ष करके हमको सत्ता मिली। एक समय तो हमारे 2 एमपी आए थे, और जब लोग कहते थे अटल जी और अडवाणी जी को हम दो, हमारे 2, और आज हम हमारे ताकत पर देश में मेजॉरिटी लेकर आए। ये तो लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। हम किसी को डरते नहीं, न किसी से डरेंगे और न किसी को डराएंगे। बाकी एक बात जरूर है कि जब राहुल गांधी को ये भी सीरियसली नहीं लेते, लोग भी नहीं लेते, तो आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? हमारी बात छोड़ दिए नितिन जी, अब तो पाकिस्तान के लोग सीरियसली लेने लगे हैं। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि अगले चुनाव में राहुल गांधी जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि यही राहुल गांधी जी को अगर लगता है पाकिस्तान के लोगों को कि वो अगला प्रधानमंत्री बने, यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा फेल्योर है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, पर इस देश के लोगों को नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बने। यही समस्या है।
लेकिन वो सवाल आजकल बहुत पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गरीब आदमी की जेब से 20,000 करोड़ रुपए निकाल के अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। ये सरासर झूठ है। मैं इस पूरे प्रकरण को नज़दीक से जानता हूँ। ये जो राफेल का जो हमारा फाइटर जेट है, ये आज हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश की सुरक्षा आम है। आज आपको मालूम है कि हम किस प्रकार के संकटों का सामना कर रहे हैं। आज हमारे पास कोई अच्छे हेलीकॉप्टर्स नहीं, अच्छे फाइटर जेट नहीं, और कभी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कैसे लड़ेंगे। ये पॉलिटिकलाइज इस सब्जेक्ट को नहीं करना चाहिए। रही बात राफेल की, ये टेंडर तो उस समय कांग्रेस के राज में निकला था, और वो केवल राफेल का जो कीमत तय हुई थी वो उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं थे। अब उसमें 150 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मार सकने वाली इक्विपमेंट उसमें रखे हैं, और ये पूरी तरह से उससे अब समृद्ध पूरी तरह एक पैक ऐसी जेट है। अब मुझे बताइए कि इसकी कीमत अगर आज हिसाब जोड़ जाए तो कम है। और दूसरी बात, ये जो राफेल की दूसरी कंपनी है जो ये एविएशन का जेट बनाती है, तो नागपुर में इसकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ, और उस फैक्ट्री के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मैं उपस्थित था। अब ये जो बना रहे वहाँ, ये जो जेट इंजन वाले जो विमान हैं जो 9 सीटर 11 सीटर है, अब वो हमारे नागपुर में बनने वाला है। उससे हमारे एंसिलरी डेवलप होगी। हमारे नागपुर के मिहान में टाल करके कंपनी है टाटा की, वो एयरबस और बोइंग दोनों के करीब 1100-1200 पार्ट्स बनाते हैं, और हम नागपुर को ये एविएशन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, और इसलिए ये फैक्ट्री वहाँ शुरू हुई है। अब अनिल अंबानी से कोई भारत सरकार का लेना देना नहीं। अब अपने लिए जो वो कमर्शियल जेट इंजन के विमान बना रहे हैं, उसके लिए किसको जॉइंट वेंचर सिलेक्ट करना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए, ये उनका सवाल है। और इसलिए इसका ना भारत सरकार ने कोई करार किया, ना कोई उनसे कुछ दिया हुआ है। ये सारासार गलत है, ये झूठा प्रचार है, ये बदनाम करने की कोशिश। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि क्या देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार की राजनीतिक खिलवाड़ होगी। और कल अगर लड़ाई शुरू हो जाएगी और हमारे देश के पास अगर फाइटर जेट नहीं रहेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन वो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अनिल अंबानी का कैसे इससे कनेक्शन हो सकता है। अनिल अंबानी ने तो कभी हवाई जहाज बनाया नहीं, 12 दिन पहले कंपनी रजिस्टर की, और उनके ऊपर तो 45,000 करोड़ का बैंक का कर्जा है। राफेल के लिए जो एग्रीमेंट भारत सरकार के और फ्रांस के बीच में हुआ, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ। बाद में उसकी कीमत भी प्राइम मिनिस्टर और बाकी हाईएस्ट लेवल पर सबने मिलकर उसका एग्रीमेंट किया है। अब मुझे बताइए कि इस कंपनी को स्पेयर पार्ट्स कहाँ लेना है, गुड़गांव की कोई इंडस्ट्री से लेना है कि बंगलोर से लेना है। अच्छा, HAL के बारे में उन्होंने कोशिश की। इस समय HAL के MD ने लिख कर दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और कर सकेंगे तो इतने दिन में नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है। और इसलिए उन प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हमारी बाहर की कंपनी है, इस देश में उन्होंने अपना टेक्निकल कोलैबोरेशन किसके साथ करना, ये टाटा के साथ करना कि XYZ के साथ करना, ये उनका अधिकार है। इसका भारत सरकार से लेना देना नहीं है। और इसलिए भारत सरकार ने किसी भी प्रकार से रिलायंस को या अनिल अंबानी को ना इंट्रोड्यूस किया है, ना उनका कोई संबंध है। आप जितनी मर्जी जवाब दे लें, वो हर रोज़ नई बात कहते हैं। वो जायस में अपनी अमेठी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अभी तो मैंने विजय माल्या की बात की, राफेल की बात की है, थोड़े दिन में और मज़ा आएगा। देखिए, उनकी मज़ा इसलिए आई है कि उनकी मज़ा करने से पाकिस्तान को खुशी होती है, इसी में सब कुछ आ रहा है। क्या इस देश में ऐसा कोई निर्णय होना चाहिए? क्या इस देश में ऐसे किसी नेता के स्टेटमेंट का रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और सपोर्ट अगर पाकिस्तान में होता है तो क्या ये उसकी प्लस पॉइंट है? मुझे लगता है पाकिस्तान इसलिए खुश है कि भारत के डिफेंस के लिए जो ये पावरफुल इतने बड़े जो राफेल के जेट इंजन विमान आने वाले हैं, फाइटर जेट, ये आने में जो देरी होगी या ये करार टूट जाएगा तो इससे खुश होने वाले पाकिस्तानी हो सकते हैं। और इसलिए उनकी खुशी, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के जो नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो एंटी नेशनल है, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं, ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं। दूसरा आरोप बार बार विजय माल्या के बारे में लगाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि अरुण जेटली विजय माल्या को मिले। विजय माल्या ने कहा कि मैं आपका 9,000 करोड़ रुपए के लंदन जा रहा हूं और अरुण जी का जल्दी से चले जाओ, कोई बात नहीं। आज वर्ल्ड में
ये इतने बिजनेसमैन बैठे हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफॉल्केशन। पहला डिफॉल्केशन ये होता है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण लोग अड़चन में आते हैं। जैसे ब्राज़ील में चीनी का भाव तय होता है, वो 22 रुपये किलो है, और हम किसानों को 34 रुपये भाव से चीनी का भाव देकर गन्ने का रेट दे रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री नॉन वाइबल हो गई। कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक परिस्थिति के कारण लोग अड़चन में आते हैं। कुछ देश की साइकिल ऐसी होती है कि कुछ लोग अड़चन में आते हैं और कुछ लोग फ्रॉड होते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं जब मंत्री बना तब NHI में 403 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे। बैंक बिल्कुल NP अकाउंट हो गए थे। और मैं आपको इस बात के लिए हमारी सरकार, मोदी जी और जेटली जी की अनुमति से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए। और रजत जी, मैं आपके सामने छाती सामने करके आपको कह सकता हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। पूरी ट्रांसपेरेंट होकर हमने पूरे 99% प्रॉब्लम सॉल्व किए और वो कंपनी आप दौड़ने लगी और हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया और कोई बैंक ने हिट नहीं दी और सबके प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए। जो फ्रॉड लोग हैं, जिन्होंने गलत कागज दिए, जिन्होंने बैंकों को फंसाया, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पर बैंक में अगर आपने किसी ने कर्जा लिया, कर्जा कोई भी लेता है, और कर्जा अगर कोई दे नहीं सका तो वो आदमी फ्रॉड हो गया, और जिसने दिया वो उसने पैसे खा के दे दिए। ऐसा कह के कैसे चलेगा? गलती करने का अधिकार सबको है, पर एक ही गलती, नई नई गलती करिए, एक ही गलती बार बार मत करिए। और ये गलती अगर करती है तो उसको रेक्टिफाई करिए, और एक गलती अगर बार बार करते हैं तो फिर उसके ऊपर उसकी कड़ी कार्रवाई करिए। बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपकी सरकार ने किसानों के कर्जे तो माफ़ नहीं किए, उद्योगपतियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया। मैं आपको, ये सब लोग बैठे उनके सामने सवाल पूछता हूँ। अमेरिका से लेकर दुनिया का कोई भी देश निकालो, बैंक इज़ ए बिजनेस। बिजनेस में 10-20% कम ज़्यादा होता है, वो पकड़ा ही जाता है। और इसलिए बैंक में भी ऐसे लोग जो है जिनके बोनाफाइड डिफॉल्केशंस आते हैं, वो अड़चन में आते हैं, उनके OTS दुनिया में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, जापान में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, सब जगह होते हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। राहुल गांधी बार बार जो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी के दोस्त हैं 10-15 उद्योगपति, उनका 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया और किसानों का गरीब तक से कर्जा माफ़ नहीं। पहले अगर वो मोदी जी के दोस्त है, ये तो पहली बार गलत है, कोई मोदी जी के दोस्त नहीं। पर राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि ये जितने लोग डिफॉल्टर हुए हैं, इनको लोन किस सरकार ने दिया है? ये कौन से सरकार में कौन अर्थमंत्री था तब इनको लोन दिए गए? क्या ये लोन हमारे सरकार में दिए गए हैं? ये पूरा पाप कांग्रेस पार्टी का और UPA सरकार का है कि उनके कार्यकाल में जितने नाम आप ले रहे हैं उनको कर्जे दिए गए। फिर भी मैं उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करूंगा। बैंक कर्जा देती है, कभी कर्जे में, बिजनेस में कभी ब्याज भरते हुए अच्छा बिजनेस चलता है, कभी प्रॉब्लम होते हैं, और हर आदमी जीवन में कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी नहीं चलता है। हमारा काम यह है, मुझे अभी मैंने एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेता, वो अभी तकलीफ में आई, तो मैंने तुरंत कहा, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि सरकार के पैसे उसमें हैं, तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि इससे कुछ मार्ग निकाल के पैसे दिए जा सकते क्या, ऑप्शन निकालो। 400 करोड़ निकाल कर मैंने उनको दिए। तो मुझे उनने पूछा कि आपने इस कंपनी को मदद की क्या? मतलब मदद की, मदद करूंगा, आई एम ए फैसिलिटेटर। ये मेरा कर्तव्य है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्टर, इन्वेस्टर अगर अड़चन में आता है तो कानून को न तोड़ते हुए उसको मदद करना, ये मेरा फर्ज है और मैं करूंगा। और मुझे इस बात की कोई चिंता, हाँ एक बात जरूर है कि मैं 10 लाख करोड़ रुपए के काम देश में अवार्ड कर चुका हूँ। हमारे घर में चाय क्या कप भी हिल जाएगा तो भी आपको पता चलता है। ये इतने हजारों कॉन्ट्रैक्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक भी आपको कह देगा कि कोई काम के लिए उसको कभी मेरे ऑफिस में आना पड़ा और 1 रुपए का कोई करप्शन हुआ है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार। हम लोग ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है, और इसलिए डरते नहीं। हम डरेंगे वो कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में फ़ोन कर करके लोगों को लोन दिया और जिनके पाप के कारण आज देश में NPA बढ़ रहा है, वो लोग डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। अब डरने वाले तो रॉबर्ट वाड्रा हैं। उन्होंने अभी एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है मुझे, उन्होंने कहा कि 4 साल से मुझे तंग कर रहे हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, डरा रहे हैं बार बार मुझे। मैं आपको पूछता हूँ, मैं BJP का अध्यक्ष था,
तब चिदम्बरम अर्थमंत्री थे, मैं बीजेपी का अध्यक्ष का फॉर्म भरने का मैंने जिस दिन तय किया था, बराबर उसी दिन एक दिन पहले सुबह में जिन कंपनियों का मेरा कोई संबंध नहीं था उसके ऊपर रेड मार के पूरे टीवी पर दिखाया जा रहा था मेरी कंपनी है, एक भी कंपनी मेरी निकली नहीं। मुझे जब आया तो मुझे दुख हुआ, मैंने कहा अगर आरोप हो रहा है मुझे नहीं रहना अध्यक्ष, मैं नहीं रहना चाहता, मैंने तुरंत नहीं कह दिया। और आज तो मैं साफ हूँ, आज कोई मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। मेरा जो नुकसान हुआ, मेरे ऊपर जो पॉलिटिकल विंडेक्टिवनेस से जो आरोप किए और जो मुझे बदनाम करने की कोशिश की, उन्हीं की सरकार ने जवाब दिया 2012 में कि मेरा किसी बात के साथ कोई संबंध नहीं। कांग्रेस के राज में मोदी जी के ऊपर कितनी झूठे केसेस चली, अमित शाह के ऊपर कितनी झूठे केसेस चली, आप कितने बार एफिडेविट में सामने आया, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को चोर कहना? इसका कारण ये है कि वो कितने इमेच्योर्ड है और कितने बचकने हैं, बचकानापन कर रहे हैं, ये इसका उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ये नहीं थी। अच्छा। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की भी कांग्रेस ऐसी नहीं थी। और ये जिस प्रकार के बचकने बातें कर रहे, इससे किसका, मोदी जी का और भाजपा का तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर राहुल गांधी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कर रहे तो कांग्रेस पार्टी का कर रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता का कर रहे और कांग्रेस के भविष्य को खराब कर रहे। देश में लोकतंत्र के सक्सेस स्टोरी के लिए विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों मजबूत होने चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने ये नहीं करना चाहिए। लेकिन नितिन जी, राहुल गांधी कहते हैं ठीक है, आपकी पार्टी के लोग, कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई उन्हें बेशर्म कहता है, कोई जोकर कहता है, वो भी काफ़ी मजाक उड़ाते हैं उनका। देखिए, हमारे तरफ से भी उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी होती तो ठीक नहीं है। हमने लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करना चाहिए। और मैं तो कोई बोलता ही नहीं हूँ। आज आपने इतना बोला इसलिए मैं बोला हूँ। मैं पत्रकारों को बोलता हूँ मेरे डिपार्टमेंट की बात करना, बाकी ख़त्म हो गया, मुझे नहीं बोलना। और धीरे धीरे लोकतंत्र जो है हिंदुस्तान का, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और इसलिए विचार भिन्नता स्वाभाविक है, पर विचार शून्यता और अपॉर्चुनिज्म को कोई जगह नहीं है। मैं आरएसएस वाला हूँ, कट्टर हूँ, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता। पट्टा है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शंस। तो हमारी विचारधारा हमारे साथ है, उनकी विचारधारा उनके साथ है। हम विचारों के आधार पर लड़ाई लड़े, इकोनॉमिक प्रोग्राम के आधार पर लड़ाई लड़े, किए हुए विकास कार्यक्रमों के आधार पर लड़ाई लड़े और जनता में जाए। पर मुझे लगता है अगर कहीं इस प्रकार की बातें होती है तो सभी पार्टियों ने मिलकर इस प्रकार की चर्चा को रोकना चाहिए और राजनीतिक स्तर को बढ़ाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, वाकई में राजनीति का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी पुराना इंटरव्यू लग रहा है। कुछ दिन पहले हमने मोदी जी के आपकी अदालत के कुछ पार्ट्स किए हैं, वो भी 2014 के थे, लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी पुराना है। इनकी लुक्स, इनकी पर्सनैलिटी से आइडिया हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरे इंटरव्यू का, जो अभी हमने एक पहला पार्ट देखा, इसका ओवरऑल आपको बताऊं। मैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही बोल रहा था कि इन पर क्या इल्ज़ामात होंगे, इन पर कोई क्या इल्ज़ाम लगाएगा जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करते हों। तो वाकई ऐसा हुआ, जितने भी सवाल किए गए, जितनी भी बातें की गई, इनमें एक भी इल्ज़ाम इनकी ज़ात के ऊपर नहीं था। इनका इंटरव्यू करना था और वाकई ही इल्ज़ामात लगाने थे। एक प्रोग्राम का टेम्पो था, एक प्रोग्राम की थीम थी, तो उसमें टोटल जितने भी इल्ज़ामात थे वो पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात थे उनके सवालात के जवाब इनसे लिए गए। तकरीबन आपने जो भी देखा कि पार्टी में ये भी कहा गया, पार्टी से ये भी कहा गया, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। मुझे लग रहा है जितने इल्ज़ामात लगाते हैं रह के, मुझे लगता है बस राहुल गांधी बचे और वही इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। मोदी जी में भी हमने ये देखा था कि ज़्यादातर इल्ज़ामात वही लगा रहे थे, और इनमें भी देखा। और जो भी इल्ज़ामात लगा रहे थे, मैं कहूँगी एक भी दमदार नहीं था, एक में भी दम नहीं लगा। करप्शन के बारे में तो मैं ये कहूँगी, कोई मुझे जलते तवे पे बैठकर भी बोलेगा ना कि नितिन गडकरी जी करप्ट हो सकते हैं, तो मैं नहीं मानूंगी। तो ये तो इतने, जब हम एक पड़ोस मुल्क के लोग हैं और वो हम उनको इतना समझ चुके हैं, तो उनकी आवाम, उनकी जनता उनको कितना जानती होगी। वो पॉलिटिक्स में हैं, उनका एक, उन्होंने कहा मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ,
कट्टर आरएसएस से हूँ, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता चीज़ों को लेकर, करप्शन को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 1 रुपये का भी करप्शन अगर कहीं साबित हो जाए तो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बोलूँगी फिर जो भी इल्ज़ामात लगे वो तो बेबुनियाद थे बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ भी कर लिया, इमैच्योर। तो जब वो इल्ज़ामात लगते थे, आपकी अदालत हमने मोदी जी भी देखा, मोदी जी जो आए थे और उसमें भी ज़्यादातर इल्ज़ामात यही लगा रहे थे राहुल गांधी, और अभी भी जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो ज़्यादातर इन्हीं के इल्ज़ामात हैं कि ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। तो मुझे भी, मेरे माइंड में भी एक वर्ड बार बार आ रहा था कि कैसे पॉलिटिशियन हैं जो इतने इमैच्योर हैं, वो इतने सीनियर पॉलिटिशियंस को कुछ भी बोल देते हैं, जो दिल में आता है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं कि जी आप तो ऐसे, जी आप तो ऐसे, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया। तो ये सारी बेबुनियादी बातें करके उनको क्या मिलता है? तो उन्होंने भी ये कहा कि किसी भी पार्टी के लोग हों, उन्हें चाहिए कि वो ऐसी छवि ना बनाए अपनी पार्टी की, ऐसी इमेज ना बनाए अपनी पार्टी की, जो मुँह में आया आप बोल दें। और अगर हमारी पार्टी की तरफ से भी ऐसा कुछ होता है कि हम उनका मजाक उड़ाते हैं या हमारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो हम सबको मिलकर इस चीज़ इस पर रोक लगानी चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए। हमें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन ऐसे फजूल के इल्ज़ामात, ऐसे एक दूसरे पे उंगलियां उठाना, ये ठीक नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने राफेल तैयारों की बात की थी, जिसका उन्होंने क्लियर जवाब दिया कि वो भी किस दौर का एग्रीमेंट है और किस तरह से उसका एग्रीमेंट हुआ है कि उसमें गवर्नमेंट शामिल हो ही नहीं सकती, कि वहाँ के जो फॉरेन कंपनीज़ हैं जो वो बनाने वाली हैं, वहाँ इस देश में किस कंपनी से वो एग्रीमेंट करें वो इनके हाथ में नहीं है। वो अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी चीज़ें देखेंगे, वो जिससे एग्रीमेंट करें वो करें। दूसरी बात इन्होंने की थी किसानों के ऊपर लोन के हवाले से कि किसानों का लोन माफ़ नहीं किया जा रहा, किसानों के साथ ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि देखिए बिज़नेस जो होता है, कारोबार होता है, अप एंड डाउन होता है, हर चीज़ होती है। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरों के लोन माफ़ कर दिए गए तो किसानों के लोन माफ़ नहीं किए गए। इनकी इस बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो जो जिन लोगों के लोन की बात हो रही थी वो भी कह रहे हैं कि जिनके माफ़ हुए हैं वो पिछली गवर्नमेंट में दिए गए लोन थे। उनके अपनी जो मनपसंद लोग थे जिनको लोन दिए गए, उनके लोन माफ़ हुए, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में दिए गए थे। आज इल्ज़ाम बीजेपी पे लग रहा है कि आपने इसके लोन माफ़ किया, आपका उसका लोन माफ़ किया, तो आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत करो। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात मुझे इनकी ये लगी कि एक देश होता है ना, एक देश में जब एक गवर्नमेंट चल रही होती है तो गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे काम करे, वो चल रही है गवर्नमेंट, साथ में जो अपोजिशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। मैं अक्सर एक बात नोट करता हूँ कि गवर्नमेंट को चलाने वाली अपोजिशन होती है। जहाँ पर गवर्नमेंट 19-20 करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट बेहतर नहीं चल रही होती, इल्ज़ाम देखो गवर्नमेंट को किसका जवाब देना है। फ़ौरन न्यूज़ पे अपोजिशन के लीडर्स आ जाएंगे, वो उंगलियाँ उठाएंगे, आपने ये फ़ैसला गलत किया, इससे आवाम का ये हो रहा है। अपोजिशन अगर समझदार होगी, अपोजिशन अगर चीज़ों पे नज़र रखती होगी, बेतुकी बातें नहीं करती होगी, तो उसका फ़ायदा भी आवाम को होता है। तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए किसी भी जो पार्टी इस वक्त सत्ता में होती है, जो हुकूमत कर रही होती है, उसको चलाने में भी अपोजिशन का हाथ होता है, लेकिन वो अपोजिशन थोड़ी सी मैच्योर हो, थोड़ी सी समझदार हो। फैक्ट पर हम अपनी बातें करो, जो हकीकत है, जो हुआ है। जैसे कि आप हमारे यहाँ का एग्जांपल दूँ मैं आप लोगों को कि अभी जब इमरान खान दौरे पे गए थे रशिया, तो उसके बाद उनको बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला। उनको अपोजिशन की तरफ से, उनको एंकर पर्सन्स, उनको क्या कुछ नहीं कहा गया कि आपने इतना अहमकाना फैसला कर कैसे लिया, आपको किसने गाइड किया। इनफैक्ट हमने प्रशांत धवन जी की वीडियो भी देखी, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बहाना बना देते, लेकिन उनका जाना ठीक नहीं था। तो जो गलती करे गवर्नमेंट और उसके बाद उस पर उंगलियां उठाए अपोजिशन, तो बात समझ में आती है, बात बनती है। लेकिन ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम कि आपने खुद करप्शन किया, आपने खुद इतना कुछ किया है, उसके बाद आप उंगली उठा रहे हो सामने वाले पे, और वो भी वो इंसान जो मुझे तो ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान अगर फरिश्ता भी है ना कोई, और वो अगर राजनीति में, तो मुझे लगता है उस पर भी इल्ज़ाम लगा लेंगे कुछ ना कुछ करके, चाहे उसका ताल्लुक हकीकत से हो या ना हो। इल्ज़ाम लगाने से मतलब है, तो ऐसा ना करें। अभी थोड़े अब जैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा ये वो पार्टी नहीं रही जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, ये वो पार्टी नहीं रही जो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी थी, जो उनकी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही। आप खुद थोड़ा सा ख्याल रखो कि आपके मंत्रियों का, आपके लोगों का, आपके लीडर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अपोजिशन पे।
तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए, जो हकीकत से रिलेट करता हो, चले बोल नाम लगाएं, वो बोले तो समझ आता है। जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि चोर को ही चौकीदार बना दिया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर बातें थी जो मतलब कहीं से प्रूव नहीं है, कहीं उनके सबूत नहीं है। तो अपोजिशन को एक बहुत अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। अपोजिशन भी बहुत ही फ़ायदा कर सकती है आवाम का। अपोजिशन में रहते हुए भी बाज़ दफ़ा बिल पास होते हैं, एक हुकूमत के अंदर कोई बिल आता है, पार्लियामेंट में उसको पास कराना होता है, अपोजिशन उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, एहतजाज करती है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसका ये नतीजे हो सकते। तो अपोजिशन हुकूमत में ना होते हुए भी एक तरह से कुछ हद तक की उसकी डोर, हुकूमत की डोर उसके हाथ में होती है, कम से कम उंगली उठाने के हवाले से। तो लेकिन एक भी इल्ज़ाम ओवरऑल मैं ये कहूँगा इस वीडियो में, एक भी इल्ज़ाम इनकी ज़ात पर नहीं था और इनकी अपनी पर्सनैलिटी पे नहीं था कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आपने फ़लाना जो ब्रिजेस बनाए थे उसमें आपने ये गबन किया, वो फ़लाना ब्रिज गिर गया, और फ़लानी ये चीज़ थी कि आपके फ़लाने बंदे की तरफ से ये करप्शन सामने आई है, आपने फ़लाने अपने दोस्त को एक ठेका दे दिया था, आपके फ़लानी कंपनी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप सारे ठेके उसी कंपनी को देते हैं। एक भी आधा भी छोटा सा भी इल्ज़ाम इनकी ज़ात पे नहीं था। हम काफ़ी इनकी वीडियो देख चुके हैं, हम तो इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं इनके, और इनकी इनकी ये बात जो कि मैन ऑफ फ्लाई ओवर मैन। अच्छा, मेरे जहन में एक टाइटल था पहले से, बॉब द बिल्डर वाला, तो आज मुझे एक दूसरा टाइटल भी पता चला है जो उनको मिला हुआ है कि फ्लाई ओवर मैन। इतने फ्लाई ओवर्स बनवाए, इतने ब्रिजेस बनवाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है इन्होंने अपनी सरकार में, अपनी हुकूमत में, कि लोगों ने इनका नाम ही रख दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।